Assalamualaikum. It's me, Sadia Abbas. I want to discuss about SLOs. SLOs क्या हैं? आजकल हर स्टूडेंट और टीचर की ज़ुबान पर SLOs क्यों हैं? पेरेंट्स SLOs के हवाले से फ़िक्रमंद क्यों हैं? आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। SLOs मीन स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है? Student learning outcomes are statements that specify what students will know, be able to do, or be able to demonstrate when they have completed or participated in a course or program. मतलब SLOs बेसिकली स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज़ को चेक करना जब वो किसी प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं, कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं, कोई स्टडीज़ ईयर कंप्लीट करते हैं, कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री हासिल करते हैं, तो एट द एंड सिर्फ बुकिश नॉलेज को चेक नहीं करना, सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन को चेक नहीं करना, सिर्फ उनके नॉलेज को चेक नहीं करना, बल्कि प्रैक्टिकली ये देखना व्हाट स्टूडेंट्स विल नो कि वो क्या जान पाए हैं अभी तक, बी एबल टू डू क्या कर सकते हैं, एंड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट और प्रैक्टिकली क्या दिखाने के काबिल हैं। दैट इवेलुएशन इज कॉल्ड SLO, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। और हर पर्सन उसके बारे में आजकल क्यों बात कर रहा है? इसलिए बिकॉज स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स आर पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह आप जानते हैं कि एजुकेशन की फील्ड्स में रिफॉर्म्स का सिलसिला कई सालों से चल रहा है। उन्हीं रिफॉर्म्स का एक पार्ट SLOs था, मीन के स्टूडेंट्स की मीन के स्किल बेस्ड उनका नॉलेज होना चाहिए, उनको उनके अंदर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी चाहिए। मगर क्योंकि प्रैक्टिकली उसकी इवेलुएशन उस तरह से नहीं होती थी, तो इसलिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपरली नहीं हो पाई। अब जो उन्होंने इवेलुएशन सिस्टम चेंज किया है, उनका एग्जामिनेशन SLOs के अकॉर्डिंगली होगा, तो अब इस फील्ड में रिफॉर्म्स की ज़रूरत भी पड़ी और अब इस बारे में सारे फिक्रमंद हैं। अब अगर हम इसमें स्पेसिफाई करके इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, बीइंग एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर आई वांट टू फोकस ऑन इट। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो स्किल्स, जो कॉम्पिटेंसेस डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसे फोकस करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू SLOs, दैट इज़ द रीडिंग, क्रिएटिव राइटिंग एंड लाइफ स्किल्स। अब हम लाइफ स्किल्स मीन हम इंग्लिश बीइंग अ लैंग्वेज, इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन हमारी तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब प्रैक्टिकली हम इसमें इन्वॉल्व होंगे, और यही वो एरिया है बेसिकली जिसमें रिफॉर्म्स की या जिसमें प्रोफिशेंसी की ज़रूरत है। मगर हम इसको एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से डिटेल से डिस्कस करेंगे। मीन की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली इंग्लिश में कुछ कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने की ज़रूरत है, कुछ प्रोफिशेंसीज, कुछ स्किल्स स्टूडेंट्स में पैदा करने की ज़रूरत है। तो वो इंग्लिश के हवाले से क्या है? द करिकुलम आइडेंटिफाइज 5 competencies and a total of 8 standard for key learning areas of English language। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो उन्होंने कीज डिफरेंट एरियाज बताए हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिसमें प्रोफिशेंसी की ज़रूरत है, वो 5 कॉम्पिटेंसीज हैं और उसकी लर्निंग के स्टैंडर्ड 8 हैं जिनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि मैं उनको डिटेल में डिस्कस करूं, पहले हम उन कॉम्पिटेंसीज के को डिस्कस करते हैं, उनके नेम। कॉम्पिटेंसी 1 इज़ रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल, कॉम्पिटेंसी 2 इज़ राइटिंग स्किल, कॉम्पिटेंसी 3 इज़ ओरल कम्युनिकेशन स्किल, competency 4 is formal and lexical aspects of language, and competency number 5 is appropriate ethical and social development। अब ये क्या है, ये कॉम्पिटेंसी और इनको किस तरह से अचीव किया जा सकता है, अवेल किया जा सकता है, उसके हवाले से हम ज़रा डिटेल्स में जाते हैं। तो फर्स्ट कॉम्पिटेंसी इज, अभी तो रैशनल फॉर कॉम्पिटेंसीज एंड स्टैंडर्ड, इनके इनको सीखने के लिए पीछे बेसिक लॉजिक क्या है और इनके थ्रू कोई क्या लर्न कर पाएगा, अर्न कर पाएगा। कॉम्पिटेंसी 1 रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल। बेसिकली हम रीडिंग किसको समझते हैं? नॉर्मली रीडिंग एक बुक उठा के जो भी रिटन मटेरियल है उसको प्रोनाउंस करना, उसको पढ़ के सुनाना रीडिंग के तौर पे लिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप 2 क्लास के बच्चे को 10th क्लास की इंग्लिश की बुक उठा के दे देंगे तो वो पूरा पेज रीड आउट करके ऊंची आवाज़ से पढ़ के आपको सुना तो सकता है,
बट इज ही एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन ओवर हेयर? वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो ये जज नहीं कर सकता कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। बेसिकली रीडिंग स्किल क्या है? रीडिंग स्किल ये है कि आप कुछ भी पढ़ो उसको अंडरस्टैंड कर पाओ, उसको अंडरस्टैंड करो, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपसे क्वेश्चनिंग की जाए, जो भी आपसे पूछा जाए, आप उसको आंसर करने के काबिल हो, दैट इज रीडिंग स्किल। उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या है? आवर स्टूडेंट विल सर्च फॉर डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट टाइप्स थ्रू टास्क विच require multiple reading and thinking strategies for comprehension, fluency and enjoyment। फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या है? स्टूडेंट नए टेक्स्ट ढूंढेंगे। ये नहीं कि एक बुक है, उसका एक चैप्टर है, टीचर ने वो एक्सप्लेन कर लिया, स्टूडेंट्स ने वो सुन लिया, उसके बाद उसी को बार बार रीड आउट करेंगे, उसमें से मीनिंग ढूंढेंगे। नहीं, उनको डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट उनको प्रोवाइड किए जाए, वो उसको पढ़ें, उसको डिस्कवर करें, उसको अंडरस्टैंड अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट टाइप, डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करने के काबिल हो। अब ऐसा कब पॉसिबल होगा? कैसे वो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे? थ्रू टास्क, उनको डिफरेंट टाइप के टास्क दिए जाएं, उनको डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ दी जाएं, एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाएं, उनको वर्कशीट्स बना के दी जाएं, उनके ऊपर टेक्स्ट प्रेजेंट किए जाएं। अब क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए, इस कॉम्पिटेंसी के लिए या इसमें प्रोफिशेंसी के लिए? विच रिक्वायर मल्टीपल रीडिंग, बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। एक दफ़ा पढ़ के अगर आपको नहीं समझ आई, आप उसको दोबारा से रीड आउट करें, दूसरी बार नहीं समझ आई तो आप थर्ड टाइम रीड आउट करें। एक टेस्ट आप अंडरस्टैंड कर पाए तो आप न्यू टेस्ट उनको प्रेजेंट करें, ताकि उनके अंदर थिंकिंग स्ट्रेटजीज डेवलप हो सके। और किसके लिए? कॉम्प्रिहेंशन के लिए, कि एक बंदा बार बार रीड आउट करेगा तो उसे सोचेगा, जब सोचेगा तो उसको समझ पाएगा। एक तो इससे उनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल इम्प्रूव होगी, दूसरा फ्लुएंसी आएगी। जब एक दफ़ा पढ़ेगा, दूसरी बार पढ़ेगा, तीसरी बार पढ़ेगा, तो इसी प्रैक्टिस को अगर बार बार करेगा तो वो उसको इम्प्रूव कर पाएगा। All students will read and analyze स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट को पढ़ें, उसे एनालाइज करें, उसे इंफॉर्मेशन हासिल करें, डिफरेंट आइडियाज़ सीखें, उसे इंजॉय करें। जिस तरह एक स्टूडेंट जिनका मीन की स्टूडेंट है या कोई भी है जिनकी हॉबी रीडिंग है, तो वो एक ही बुक को बार बार नहीं कर पढ़ते, वो एक बुक पढ़ ली उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। ये उनका शौक होता है और नई नई चीज़ें सीखते हैं, पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। और बेसिकली इसका पर्पस ही यही है कि आप लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हासिल करो और उसमें नई नई चीज़ें रीड आउट करें, नई इन्फॉर्मेशन हासिल करो। व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड? अब ये रीडिंग स्किल डेवलप करने का असल मकसद क्या है, असल रिक्वायरमेंट क्या है? बेटर रीडर्स आर वन हु आर इक्विप्ड विद द स्किल्स ऑफ पर्पसफुल रीडिंग। बेटर रीडर वही होते हैं जिनके पास, मतलब जिनके पास वो स्किल्स होती हैं, जिनके थ्रू पर्पसफुल रीडिंग क्या है? किसी मकसद के लिए पढ़ना। अब ऐसे उठा के कोई अखबार या कोई चीज़ नहीं पढ़ता। जब कुछ बुक उठाता है या कुछ पढ़ना चाहता है तो वो उससे किसी मकसद के लिए पढ़ना चाहता है, और मकसद तभी हासिल होगा जब आप किसी चीज़ को पढ़ के अंडरस्टैंड कर पाएँ। दिस स्किल्स कैन बी डिवेलप्ड थ्रू अवेयरनेस रेजिंग एंड प्रैक्टिस एक्टिविटी। पहली बात तो यह है कि अवेयरनेस रेजिंग क्या है? आप उनके अंदर ये स्किल पैदा करें, उनको अंडरस्टैंड या कॉम्प्रीहेंड करने के डिफरेंट वे सिखाएं, और उसके बाद उनको डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करवाएं। मतलब अगर एक स्टूडेंट एक ही दफ़ा एक चीज़ नहीं पढ़ता, नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, तो वो साइलेंट रीडिंग करे और उसको एक बार फिर पढ़े। अगर एक बार फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो वो थर्ड और थॉरो रीडिंग करके उसको, वो जो कुछ अगर कुछ ऐसा रह गया था जो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई थी, तो वो दोबारा
उसे अंडरस्टैंड कर पा सकता है। तो ये अवेयरनेस रेजिंग है, मतलब उनको डिफरेंट टिप्स देना कि वो किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो सकते हैं, और फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनको प्रोवाइड करना, प्रेजेंट करना उनके सामने, जिनके थ्रू वो प्रैक्टिस कर सकें। द एम शुड बी टू यूज द टेक्स्ट टू टीच रीडिंग एंड नॉट रीडिंग टू टीच टेक्स्ट। बेसिकली हम इंग्लिश की टेक्स्ट किस लिए पढ़ाते हैं कि वो रीडिंग करवाते हैं टेक्स्ट पढ़ाने के लिए, मतलब जो भी टेक्स्ट, जो भी बुक के अंदर चैप्टर होता है, हम वो चैप्टर पढ़ा के उसे एक्सप्लेन करके स्टूडेंट्स को क्या सिखा रहे होते हैं, टेक्स्ट पढ़ा रहे होते हैं। जबकि मकसद ये नहीं होता, मकसद ये होता है कि वो जो टेक्स्ट है उसको किस मकसद के लिए यूज़ करना, कि उसके थ्रू उनके अंदर रीडिंग स्किल डेवलप करना, दैट इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी नंबर 2 इज राइटिंग। रीडिंग ओरल कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट को बोलने की, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ओरल उन्हें ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल हो विद इंडिविजुअल एंड इन ग्रुप। वो एक दूसरे के साथ एक ग्रुप में लोगों के साथ कम्युनिकेशन काबिल हो, बोथ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे में। मतलब आप किसी एजुकेशन सिस्टम में, आप किसी अपने घर में, अपने दोस्तों में, ग्रुप में, अकेले किसी के साथ अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बातचीत करने के काबिल हो। What is necessary? What's the requirement? किसकी जरूरी है? लैंग्वेज सेक्शन आर द पर्पसेस फॉर विच पेपर स्पीक और राइट। लैंग्वेज का मतलब यही है कि स्टूडेंट किसी या लोग उस लैंग्वेज में लिख और पढ़ सकें। द पर्पज मे बी प्रेजेंट टू प्रेजेंट अ पॉइंट ऑफ व्यू। अब लैंग्वेज का मकसद क्या है, बोलने या लिखने का? तो प्रेजेंट अ पॉइंट ऑफ व्यू, कोई अपना इसके तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकता है, अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकता है। टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन और एनी अदर, किसी से इन्फॉर्मेशन पूछनी हो, सपोज आप किसी ऐसे कंट्री में जाते हो, मीनिंग इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप आपके सामने जिस तरह किसी से बात करने के लिए आप उर्दू में बात करते हैं, इसी तरह अगर बाहर किसी कंट्री में जाएं तो उर्दू अगर कोई नहीं जानता, तो आप अगर किसी से रास्ता पूछना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ भी, तो कैसे लेंगे? तो इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए, अपनी बात किसी से कन्वे करने के लिए, किसी की बात का जवाब देने के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करनी होती है। Therefore, it is essential to use those appropriate language expression which are best suited for communicative purpose। इसलिए स्टूडेंट को एटलीस्ट वो एक्सप्रेशन सिखा देने चाहिए जो जहाँ पे रिक्वायर्ड हो सकते हैं, जहाँ उन्हें कुछ पूछने, कुछ सुनने, कुछ कहने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे एक्सप्रेशन
competency 4 is common and lexical aspect of the language. अब लैंग्वेज स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ फर्स्ट है प्रोनाउंसिएशन. All students will understand and produce widely accepted pronunciation, stress and intonation pattern of English language for improved communication. Normally different areas में different प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस कहाँ पे इंटोनेशन किस तरह यूज़ किया जाता है. तो लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बोला जाता है, डार्क को डार्क बोला जाता है. अब ये लहजा प्योर पंजाबी लहजा दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट इंटरनेशनल लेवल. इंटरनेशनल लेवल पे उनका जो एक्सेंट है और हमारा एक्सेंट दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट, और हम उनकी और वो हमारी समझने की काबिल नहीं होते. इसलिए स्टूडेंट्स को जो अप्रूव्ड पैटर्न है, जो स्टैंडर्ड पैटर्न है, उसकी प्रोनाउंसिएशन उनको सिखानी चाहिए. नेक्स्ट है वोकेबलरी. कोई भी कम्युनिकेशन विदाउट वोकेबलरी नहीं हो सकती. आपने कुछ कहना है, कुछ सुनना है, कुछ बोलना है, कुछ मांगना है, कुछ भी कहना है, जब तक आपको उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिलेगा आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट्स को वोकेबलरी सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकें. थर्ड, ग्रामेटिकल पैटर्न. अब कोई भी स्टेटमेंट अगर कोई लिखता है उसके अंदर ग्रामर के रूल अप्लाई होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, उसके मीन के लैंग्वेज ऑर्डर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं, इतनी ही इम्पोर्टेंट कि इनके बगैर ना तो आपका रिटन एक्सप्रेशन क्लियर हो सकता है, ना आप अपनी कम्युनिकेशन थ्रू स्पीकिंग आप किसी को कन्वे कर सकते हैं. इसके लिए स्टूडेंट को ग्रामर में, पंक्चुएशन में और इसी तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रोफिशिएंट करना होगा. स्टूडेंट को इस चीज़ सिखानी होगी ताकि वो पूरी प्रॉपर काबिल हो सके और अपना मैसेज. कॉम्पिटेंसी नंबर 5 है जहाँ तक लैंग्वेज का ताल्लुक है. जब हम इंटरनेशनल लेवल पर कम्युनिकेट करते हैं तो हम डिफरेंट सोसाइटीज़ का हमारा आपस में इंटरेक्शन होता है और उनके थ्रू हम डिफरेंट जो मीन के एथिकल एंड सोशल एट्रीब्यूट मीन के आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. कोई किसी की सिविलाइजेशन किसी कल्चर से इंटरेक्शन होता है, तो उसके थ्रू जब हम किसी को प्रेजेंट करें तो हमें अपनी बेस्ट वैल्यूज को प्रेजेंट करना होगा और लैंग्वेज को करना. अब इन्वॉल्व ऑल द कॉम्पिटेंसीज एंड their strategies as a learning outcome को लिखते हैं. अगर हम पहले और अब के आउटकम जो हैं उनको देखें तो पहले जो इवेल्युएशन सिस्टम था उसके अकॉर्डिंगली जो डिमांड थी वो कुछ और थी. अब वो और है how to cope with SLOs is a question that is frequently asked in our surrounding and it is also asked to people as well. अब किस तरह SLOs के थ्रू हम किस तरह स्टूडेंट को सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, एज ए स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर कुछ लेवल पे इवेल्युएशन के लेवल पर ला सकते हैं. अब ये सवाल एक दूसरे को पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं, इवन गूगल से इसी चीज़ को सर्च किया जा रहा है कि इस लेवल से कैसे सपोर्ट किया जाए. फर्स्ट वी हैव टू चेक व्हाट इज द चेंज प्रीवियस कोर्स ऑफ स्टडीज एंड स्ट्रेटजी. ये देखने के लिए
अल्लाह